कुछ गहने शरीर को नहीं इतिहास को सजाते हैं और कुछ नाम ब्रांड नहीं विरासत बनाते हैं। ऐसी ही एक विरासत आज हमारे साथ है, महाराष्ट्र ज्वेलर्स। सादर जय जिनेंद्र। मैं सौम्या मेहता, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान में। वैसे तो महाराष्ट्र ज्वेलर्स की शुरुआत 1947 में हुई थी, लेकिन इसकी कहानी उससे करीब 25 साल पहले शुरू हो गई थी, जब ये परिवार उसी जगह पर गहनों को हाथ से तराश कर एक विरासत की नींव रख रहा था। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इस परंपरा को आज भी जीवित रखा गया है। देश के बेहतरीन कलाकारों द्वारा बनाए गए ये गहने केवल बेचे नहीं जाते, पीढ़ियों तक संभाल कर रखे जाते हैं। यही कारण है कि ये गहने शादी के मंडप से लेकर रेड कारपेट तक हर खुशी के पल का हिस्सा बनते आए हैं। 2019 में इन्होंने जेवर की शुरुआत की, एक इनवाइट ओनली लग्जरी एग्जीबिशन जो आज देश भर में 180 से भी अधिक शो कर चुका है। इस वर्ष जून से अगस्त के बीच में ये कारवां 30 से भी अधिक शहरों में पहुंचने वाला है। इसी कड़ी में ये कारवां आज सूरत पहुंचा है, जिसमें हमसे बात करने हमारे साथ है महाराष्ट्र ज्वेलर्स की 5वीं पीढ़ी की निखिल जी जैन। स्वागत है निखिल जी। नमस्ते, थैंक यू फॉर क्या बोलते इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए और सारी महाराष्ट्र ज्वेलर्स की हिस्ट्री के लिए। तो आइए निखिल जी से बातों का दौर शुरू करते हैं। निखिल जी, भारत जैसी विविध संप्रदायों वाले देश में अलग अलग क्षेत्र की पसंद और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन को किस प्रकार संतुलित रखा जाता है? क्या कभी कोई ऐसी डिजाइन हुई है जिसके रिलेटेड कोई विवाद हुआ हो? अभी एक्चुअली इंडिया को देखे तो हर सिटी हर स्टेट की एक अपनी स्टोरी है, अपना एक टेस्ट है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम मेजरली ट्रेडिशन से ही कनेक्टेड रहे। जैसे अभी जो साउथ का टेस्ट है या फिर राजस्थान की जो मीनाकारी है और जो जड़तर का काम है, तो हम अभी भी हमारी जो डिज़ाइंस है वो मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी उसको बेसिक ट्रेडिशन से ही जोड़े हुए रखते हैं। तो जो भी पुराना है उसी को हम ओल्ड टू न्यू का वर्जन करके उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। तो हम लोग हमारे कारीगर और उन सब से भी मतलब वैसी ही कलाकारी करवाते हैं जो पुरानी चीज़ें जैसे करते थे वैसे। क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है जो कंपनी के लिए रिस्की था लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित हुआ हो? जेवर ही ले लीजिए आप। तो 2019 में जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत ही एक छोटे से मतलब ऐसे स्टार्ट किया था कि कुछ नहीं, चलो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो हम लोग ने धीरे धीरे 5 सिटी, पहले 3 सिटी प्लान की, फिर 5 सिटी से हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ते कभी कभी जो अपने को रिस्की लगे, बट फिर एंड ऑफ द डे वो अपने लिए अच्छे प्रूव हो जाते। जैसे अभी जेवर है तो हम लोग अभी 2019 में स्टार्ट किया था, अभी 180 प्लस शो हो गए, तो अभी वो अच्छा चल रहा है। वैसे ज्वेलरी जैसे सेक्टर में ब्रांड की विश्वसनीयता उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ऐसे में आपने ब्रांड वैल्यू कैसे बनाई और क्या कभी उस पर खतरा महसूस किया है? ब्रांड वैल्यू तो हमको विरासत में ही मिल गई थी। मतलब अभी दादा ने, पापा ने, उन सब ने जो ब्रांड वैल्यू बना के रखी थी, हम तो सिर्फ उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। और हाँ, बहुत बार होता भी है, ऐसे फेजेस आते हैं बिजनेस में जब अपने को लगता है कि कोई एक चीज़ का नेगेटिव पॉइंट अपने को दिखता है, तो लगता है कि इसके मतलब अपनी इमेज पे इफेक्ट हो सकता है। तो हम सारे जो भी फैक्टर्स या जो भी बिजनेस डिसीजंस रहते हैं वो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते करते हैं कि बिजनेस का जो हमारा ब्रांड वैल्यू है उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आए। क्या आपकी कंपनी में महिलाओं को लीडरशिप या क्रिएटिव हेड पोजीशन में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलती है? एक्चुअली ज्वेलरी जैसी फील्ड में आई थिंक क्रिएटिव हेड लेडीज रहे तो ही बेटर है। सारी क्रिएटिविटी बिकॉज पहनना लेडीज को ये, तो ये सारी जो डिज़ाइनर टीम है या फिर जो भी ग्राफिक और सोशल मीडिया वाला पार्ट है वो सब फीमेल्स ही देखती है, बिकॉज वो एक फीमेल की क्रिएटिविटी पार्ट मेन से कंपैरेटिव थोड़ी बेटर होती है। इसके लिए ये ज्वेलरी एग्जीबिशन का आइडिया किसका था और ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? ज्वेलरी एग्जीबिशंस एक्चुअली मैंने पहले 2-3 एग्जीबिशन विजिट किए हुए हैं और हमारे स्टोर मतलब जो कज़िन भैया या पापा वगैरह वो लोग भी बोलते थे कि ऐसे एग्जीबिशंस में जाते थे। तो वो सबका एक कलेक्टिव डिसीजन था कि हम लोग ने धीरे धीरे पहले ट्राई किया कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो जीतू भाई है या फिर मेरे पापा जो हम सब ने मिल के थोड़ा प्लान किया कि कैसे इसको प्राइवेटली हम स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग ने ये स्टार्ट किया एग्जीबिशन। आजकल एआई और डिजिटलाइजेशन हर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
ऐसे में आप कस्टमर केयर या ज्वेलरी डिजाइनिंग में एआई का प्रयोग कर रहे हैं या करने की कोई योजना है? हाँ, एआई एक्चुअली डिज़ाइनिंग पार्ट में तो बहुत आ गया है ज्वेलरी में, बट अभी हम लोग करंटली उसको सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हमारे फोटोशूट जो रहे हैं उसको एआई से और बेटर कर रहे हैं। आई थिंक फ्यूचर में डिज़ाइंस, ज्वेलरी के फ़ोटोशूट, मॉडल फ़ोटोशूट, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे एआई से। बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए उसको सॉफ्टवेयर वाइज या फिर जो भी हमारे एप्लीकेशंस है, फ़ोन एप्लीकेशंस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एक सफल लीडर के तौर पर आप अपनी अगली पीढ़ी को ऐसे कौन से मूल्य देना चाहेंगे जो वक्त के साथ कंपनी को मजबूती दे? मुझे लगता है कि सबसे मेन पार्ट जो कस्टमर है, बस अगर अपन उनका टेस्ट या फिर उनका ट्रस्ट और उनके विश्वास को अगर मेंटेन रखे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है। आप अपनी सफलता में अपने परिवार का कितना हाथ मानते हैं? 100% हाथ उनका ही है। मतलब अभी जैसे मैं 5th जनरेशन हूँ, तो सारा ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये जो मतलब ऑलरेडी अपस्केल प्लेटफॉर्म मिला है, तो वो परिवार और उनके कारण ही मिला है। तो बस अब मुझे वो सिर्फ मेंटेन करना है, वो बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमारे इस शो पर आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, और आपका मोटिवेशन देख के मुझे और क्वेश्चन क्या अच्छे से बोलने का, क्या बोलते हैं, साहस मिला। फर्स्ट टाइम है सो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।